हाँ जी जनाब। तो एक दिन और बीत गया और फिर से कुछ नई कहानियाँ, कुछ नए किस्से। तो जैसा कि पता होगा आपको, पिछली बार जब हमने बात करी थी तो एक रूखा सा, मायूस सा, मासूम सा बर्थडे बीता था और थोड़ी सी दुख भरी कहानी थी। ज़्यादा दुख भरी बातें नहीं करेंगे क्योंकि मुझे पता है दुख सुनना समझना बहुत मुश्किल होता है। चीज़ों को सीखना है, चीज़ों को समझना है, जानना है तो कुछ हैप्पी मोमेंट्स होने चाहिए लाइफ में, राइट। कुछ ऐसा जिसको सुनने में अच्छा लगे, क्योंकि हमारा माइंड प्रोग्राम ही इस तरीके से किया गया है कि अगर कुछ उसे पसंद नहीं आ रहा तो इमीडिएटली आपको रिजेक्ट कर देगा, है ना। जैसे कि आइसक्रीम खाना तो आपको हमेशा याद रहता है, कहीं से भी कभी भी गुजरो, लेकिन अगर दवाई डॉक्टर ने कितना भी याद करके बताई हो वो आप भूल ही जाओगे। क्या करें, पसंद नहीं आता ना। खैर, तो आज बात करते हैं अपने इस 10 साल के तजुर्बे के बारे में। तो कुछ यादें हैं खट्टी मीठी सी, उन्हीं यादों के पिटारों में से एक कहानी सुनाते हैं आपको आज। जैसे कि कई लोगों को पता ही है कि आईटी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, सब ठीक चल रहा है, प्रोजेक्ट हेड बन गए, सब कुछ सही सेट है। इतना कुछ होने के बावजूद भी हम सोचते हैं कभी कभी कि एक टाइम ऐसा भी था लाइफ में जब ये सब कुछ नहीं था, ये फैसिलिटीज़ नहीं थी, ये इतने अच्छे अच्छे लोग नहीं थे, इतना अच्छा माहौल नहीं था। एक चीज़ लेकिन थी उस टाइम पे भी, वो थी खुशी, वक्त। बहुत कुछ अच्छा था उस टाइम पे भी। भले ही इतने पैसे नहीं कमा रहे थे, भले ही इतने अच्छे माहौल में नहीं थे, इतने हाई फाई माहौल में नहीं थे, लेकिन जो भी था ना यार, बड़ा मज़ेदार था। मैं बताऊं मेरी पहले सप्लाई चेन जॉब के बारे में अगर, तो ये है बात 11 अगस्त 2011 की। हाँ, दैट मीन्स कि 11 अगस्त 2021 में मुझे एक डेकेड पूरा हो जाएगा सप्लाई चेन में काम करते करते। तो आप समझ ही सकते हो कि कितना ज़्यादा रट जाती हैं चीज़ें। तो 11 अगस्त 2011 को ज्वाइनिंग थी मेरी फर्स्ट टाइम लोटे इंडिया में। लोटे इंडिया का वेयर हाउस था लखनऊ में, मेरे घर के पास ही। वो किस्सा भी बड़ा मज़ेदार है। मुझे याद है आज भी, जब 12th के बाद ग्रेजुएशन का जो भी मेरा हिसाब किताब था कुछ जम नहीं रहा था। क्या हुआ था वो सब मैं बाद में कभी बताऊंगा, काफ़ी कुछ पर्सनल था, मज़ेदार था। तो ग्रेजुएशन कर रहे थे, घिस रहे थे किसी तरीके से कि ठीक है कर लेंगे, बट प्रॉब्लम तो थी ही। खैर, और बचपना होता है उस उम्र में जब आप 12th पास करते हो, तो बचपना भी था, काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियां थी, तो पैसा कमाने का बहुत ज़्यादा लालच सवार था। ट्यूशन्स पढ़ाता था और अच्छा खासा पैसा भी मिलता था। ये ज़रूर है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होती थी, बट हाँ, अच्छा पैसा मिल जाता था अच्छा खासा। मतलब 400 रुपये 500 रुपये ट्यूशन का मिल जाता था और 2 कोचिंग पढ़ाते थे तो उससे थोड़ा बहुत आ जाता था। बट पता नहीं क्यों फितूर सवार हुआ कि नहीं, जॉब करनी है अपने को। तो अपन ने कुछ इंटरव्यूज़ दिए। मुझे याद है विप्रो में इंटरव्यू देने के लिए गया था, कुछ राउंड्स हुए, सिलेक्शन हुआ। उन्होंने बोला कि आपको नोएडा आना पड़ेगा। नोएडा में ऑफिस था उनका और कुछ तो था कॉल सेंटर टाइप का, विप्रो का सर्विस सेंटर, समथिंग काइंड ऑफ दैट। और बोले कि आपको 11,000 या 12,000 रुपये सैलरी मिलेगी। तो आज जब इंटर पास लड़के को अगर इतना पैसा मिल रहा है आज से 10 साल पहले, तो बहुत मतलब बड़ी बात होती थी। ठीक है यार, चल जाएगा खर्चा। अब जी घर आए, बातें बातें करी और फैमिली में तो खैर प्रॉब्लम थी कि घर से दूर कैसे जाएंगे। हमारे एक भैया हैं घर के सामने, बहुत मानते हैं उनको आज भी हम, बहुत कुछ अच्छा रहा उनके साथ में। तो उन्होंने सजेशन दिया कि घर के बाहर के 12,000 दूसरे शहर के बेकार हैं, घर पे रहते हुए अगर 6,000 5,000 में मिल जाए तो बहुत है। बात समझ में आ गई, उन्होंने अपने यहाँ बात करी और जो उनके ओनर थे उनका एक वेयर हाउस था लोटे इंडिया का, तो वहाँ पे लगवा दिया। अब मन तो बना लिया कि ठीक है जी, 12,000 की जॉब छोड़ के 6,000 की जॉब करेंगे, ठीक है। तो पहला दिन मैं बताता हूँ, बड़ा मज़ेदार था।
मैं गया, हालांकि उधर से निकलता तो रोज़ था हाईवे से, हाईवे पे ही है और पड़ोस में ही है वो, मतलब घर से 400-500 मीटर की डिस्टेंस है। बट कभी इतना ध्यान नहीं दिया। उस दिन बारिश हुई थी, मुझे याद है, रात में सुबह सुबह हम पहुँचे तो देखा कि पूरा कैंपस है, बड़ा सा गेट खुला हुआ है और वहाँ पे गोदाम बने हुए हैं बहुत बड़े बड़े। ठीक है, उस कैंपस में बीच में रोड है जहाँ पे 3 ट्रक आप मान के चलो लाइन से खड़े हो सकते हैं पैरेलली, इतनी चौड़ी रोड थी। उस रोड पे एकदम पानी भरा हुआ था, बहुत तगड़ा सा, मे बी 2 से 2.5 फुट, हाँ 2 फुट तो होगा आराम से, इतना पानी भरा हुआ था। और वो भी बाहर से लेके अंदर तक, इंजन चल रहा था, पानी को बाहर फेंक रहे थे। और हमने सोचा कि ठीक है, हो सकता है ये पहला वाला ही ऑफिस हो इस कैंपस में, तो हम अपन वहाँ पे घुस गए। भैया बैठे थे, अकाउंट्स का काम करते थे वो उस टाइम पे, तो उन्हीं के पास जाके बैठ गए। मिश्रा जी से मिले, बड़े अच्छे इंसान, काफ़ी कुछ सीखने को मिला उनसे भी। मिश्रा जी उस टाइम पे लखनऊ के आप समझिए कि हेड थे, पूरा जितने भी 3 वेयर हाउस थे, 3 कंपनी के वेयर हाउस थे मेरे ओनर के, तो वो सारा काम वही देखते थे। अब मुलाकात हुई जी, बातें आते हो गई, इंटरव्यू वगैरह तो कुछ देना नहीं पड़ा। आप समझो कि बस लगवा दो लड़के को, लड़का तेज है, पढ़ा लिखा है, अंग्रेजी अच्छी जानता है, कर लेगा। हम भी चले गए शौक में, ऐसे ही बचपने में। अब भैया ने बताया कि ऑफिस तेरा ये नहीं, तेरा ऑफिस सबसे लास्ट में है। अब टेंशन बढ़ी कि यार यहाँ तो पानी भरा हुआ, जाएंगे कैसे, और जाएंगे तो ठीक है, क्या रोज़ इसी रास्ते से जाना होगा। बैठे सोचते रहे, कुछ देर बीती, लगभग आधा 1 घंटा। अजय भी आए। अजय भैया बैग में झोला पकड़े हुए है अपना, दिल्ली से सीधे रिटर्न टिकट कटी थी उनकी, ऑफिस के काम से दिल्ली गए थे वो। वापस आए, हाथ मिलाया भैया से, मिश्रा जी से, मुझे बस देखा, भैया को पूछा यही लड़का है। भैया ने कहा हाँ, अरे लड़का एकदम 1 नंबर है, आप लेके जाओ। अब बचपने की बात कह लो समझ नहीं थी तो थोड़ा सा डर भी लगा कि यार नौकरी मिली है, करते हैं जा कर के। अब भैया ने कहा ठीक है भाई, आ जाओ पीछे पीछे। मैंने कहा ठीक है। बाहर निकल के देखा तो इतना फनी सीन था। उन्होंने अपना जीन्स समेटा, जूते हाथ में पकड़े, मोजे उतारे और उसी पानी में किनारे दीवार के सहारे चलते चले गए। वो सिचुएशन इतनी ऑकवर्ड थी, लाइफ में पहली बार ऐसा सिचुएशन पड़ा कि इस टाइप की जगह पे कभी जाए, क्योंकि बड़े शाही तरीके से बचपन बिताया, बड़े ही नवाबे स्टाइल में ज़िंदगी रही हमेशा, जैसी भी रही टूटी फूटी, बट बहुत शौक से जिए। फिर मन में आया यार ये जॉब करें क्या, मतलब सच में ये दिन आ गए। अपने आप से उस दिन सवाल पूछा मैंने कि यार विपिन, इतनी पढ़ाई लिखाई करी, इतना जान लगा दी, इतना टैलेंटेड थे, ये सब होने का क्या फ़ायदा जो तुम इस रास्ते से होकर के नौकरी करने जा रहे हो। हो सकता है उस वक्त अगर मैंने डिसीजन लिया होता, मन बदला होता, तो शायद आज लाइफ कुछ और होती, कहीं और पहुंच गए होते और बेहतर कर रहे होते। लेकिन ठीक है, जहां पहुंच गए किसी तरीके से, वो भी कुछ कम नहीं है। बट हाँ, उस दिन डिसीजन लेना था मुझे और मैंने कहा कि ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। उस दिन एक बात समझ में आई। अब जब आज मैं पिछली बातों के बारे में सोचता हूँ तो एक बात समझ में आई कि ऐसी सिचुएशन ना इंसान को हमेशा फेस करनी होती हैं, जहाँ पे उसको डिसाइड करना होता है कि सही और गलत में फ़र्क क्या है। डिसाइड करना होता है कि हाँ या ना बोलनी है, या फिर डिसाइड करना होता है कि ये काम करूँ या ना करूँ। इमीडिएटली तो शायद वो उसका जो इम्पैक्ट है वो आपको ना दिखे, लेकिन कभी कभी कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिससे आपकी ज़िंदगी के जो रुख है वो पूरी तरीके से बदल जाता है। आज शायद किस्मत में कुछ और लिखा होता अगर उस दिन मैंने फ़ैसला बदल दिया होता, लेकिन ठीक है, जितना है अच्छा है। मैंने भी बस भैया के पीछे फॉलो करने की कोशिश करी, तो जूते पहन के गया था। अब जूते हाथ में पकड़ना तो बड़ा ऑकवर्ड लगा, यार ये कैसा सिचुएशन है। ठीक है, चले, बस पहला कदम रखा, ओ माय गॉड, सीधे पैर ज़मीन पे पानी में फच से पड़ा।
और ऐसा लगा कि यार ये क्या है, बड़ा अजीब सा लग रहा है। फिर धीरे धीरे आगे बढ़े तो भैया के और मेरे ऑफिस के बीच में एक तेल वाला ऑफिस था, वो रिफाइंड ऑयल का। अब उसके शटर से नीचे हल्का हल्का तेल बह रहा था, वो उसी पानी में तैर रहा था। लिटरली शायद सुन करके जितना आपको ऑकवर्ड लग रहा होगा, उससे कहीं ज़्यादा मुझे उस टाइम पे लगा। एक एक कदम में बढ़ा, मेरे पैर पे 1-1.5 फीट तक पानी आया। उस 1-1.5 फीट गहरे कीचड़ जैसे पानी में मैं चलता चला गया, और एक एक कदम मेरे लिए बढ़ाना मुश्किल था। बस हर बार अपने आप से यही बोला कि जो होगा विपिन देखा जाएगा, तो बस चल। किसी तरीके से वहाँ पहुँचा और भैया से बात करी। भैया ने बस सिस्टम पकड़ा दिया। घर पे तो कंप्यूटर था ही 2010 में, तो कंप्यूटर चलाना आता ही था, कोई टेंशन नहीं थी इतनी। तो उन्होंने बिठा दिया कि भाई कुछ टाइप वाइप करके दिखा। तो शौक़ था शुरू से टाइपिंग वाइपिंग का। मैंने अपनी उंगलियां चलाना शुरू करी। वो भैया हैरान कि वो भाई साहब इतनी तेज़ टाइप कर लेता है, तो 4 उंगली से टाइप कर लेता है, दोनों हाथों से 10 उंगली से टाइप कर लेता है। तो उनके लिए वही बड़ी अजीब बात थी। ठीक है, मैं किसी को दोष नहीं देता कि किसी को कम आता है, ज़्यादा आता है, कैसा आता है। वो शायद कंप्यूटर पे इतने अच्छे नहीं थे, बट लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये सब तो उनकी टिप्स पे था। मतलब आप ऐसे समझो कि अगला इंसान आपको टिप्स पे ड्राइवरों के नंबर, ट्रांसपोर्टरों के नंबर बता सकता था। टिप्स पे उनको याद था कि जब रूट प्लानिंग करनी होगी तो किस रूट पे कौन सी गाड़ी कितने टाइम जानी है, कितना लोड आएगा। उनको ये पता होता था जब गाड़ी मंगवा रहे होते हैं तो उसमें कितने नंबर ऑफ़ कार्टन्स लोड हो पाएंगे। मतलब वो सब बहुत बड़ी बड़ी बातें थी उस टाइम पे जब मैंने ज्वाइन किया था। इंटरेस्ट था कंप्यूटर में, करते गए, सीखते गए। इनवॉइसिंग करना सीखा, बिलिंग करना सीखा, ऑर्डर लेना सीखा। सेल्स वाले आते थे, ऑर्डर देते थे, वो सब सीखा। इन्वेंट्री के बारे में सीखा, लॉजिस्टिक के बारे में। धीरे धीरे सब कुछ करता है। लकी था कि पहली ही कंपनी में SAP था। अब लोगों को तो लाखों रुपए का सॉफ्टवेयर का कोर्स करना होता है, फिर वो सीख पाते हैं। अब हमारी कंपनी में था तो खुद ब खुद सीख गए। तो ये मेरी पहली कंपनी की ज्वाइनिंग का इंसिडेंट था, बड़ा ही मज़ेदार सा। देखो, जज मत करना कि शुरुआत मेरी ऐसी थी तो आज जहाँ पे हूँ वो कितना अच्छा या बुरा है। कभी भी मुझे नहीं, किसी को भी जज मत करना कि अगर किसी की शुरुआत ख़राब है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सफ़र में उसका अंत भी ख़राब ही हो। आप हमेशा अपने लाइफ के साथ क्या होने वाला है उसके 100% जिम्मेदार होते हो। आपके डिसीजंस पे डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ का रुख किधर जाएगा। उस वेयर हाउस पे मैंने 1 साल जॉब करी अकाउंटेंट की तरह। उस 1 साल की जॉब में 3-4 महीने ही मैं अकाउंटेंट रहा और बाकी के 6-7 महीने कंप्लीटली जान लगा करके सब कुछ सीखा। मैंने इतना सीखा कि 1 साल बाद मेरे ओनर के दूसरे वेयर हाउस पे प्रॉब्लम्स हुई, चॉकलेट कंपनी के। वहाँ पे लड़के रुक नहीं रहे थे। 1 साल के अंदर 4-5 लड़के जॉब करके छोड़ के चले गए। और वो मेरा ओनर इतना इम्प्रेस हुआ मेरे काम से कि उन्होंने मुझे डायरेक्ट वहाँ उस चॉकलेट कंपनी के वेयर हाउस को संभालने का ऑफ़र दे दिया। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। पहली बार उन्होंने जब ऑफ़र दिया तो भैया ने मना कर दिया कि नहीं, ये लड़का तो जा ही नहीं सकता है, इसके बिना मेरा काम बंद हो जाएगा, क्योंकि उनकी डिपेंडेंसी बढ़ चुकी थी। दूसरी बार ऑफ़र दिया तो मिश्रा जी के मुंह से मना करा दिया गया कि नहीं, इस लड़के को तो इधर ही रखना है। तीसरी बार जब वो अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ में आई तो मैंने सोचा कि मम्मी ने एक्चुअली एडवाइस किया कि जब भगवान कुछ बार बार देने लगे ना तो उसको मना नहीं करते। डिसीजन लिया हमने, कहा देखी जाएगी। अब अगस्त 2012 में हमने वो चॉकलेट कंपनी ज्वाइन करी और उसकी हालत में बताऊं तो पूरा मैनेजमेंट हिला हुआ था। कंपनी ने डिसाइड कर लिया था कि ये CFA
या तो 3-4 महीने में सही होगा या तो हम बंद कर देंगे। कंपनी की सारा बिलिंग वगैरह पेंडिंग थी, कुछ पेमेंट आया नहीं था, वो सब कुछ डेबिट मारने वाले थे मेरे ओनर को। अब ज्वाइन तो कर लिया, अपने अंदर तो शुरू से वो एटीट्यूड रहा कि सुनेंगे किसी के, है नहीं गलत ना गलत करेंगे। तो धीरे धीरे करके वहाँ पे 1 to 1 चीज़ें सीखते सीखते पहले आप किसी के अंडर में होते हो तो थोड़ा दब के काम करते हो, फिर जब आप ही मालिक हो, आप ही सब कुछ कर रहे हो, आप ही शटर खोल रहे हो ऑफिस का, आप ही अकाउंटेंट बन रहे हो, आप ही मैनेजर बन रहे हो, तब चीज़ें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देती, आप धीरे धीरे यूज टू हो जाते हो उन चीज़ों की। तो जी ये सफ़र चला लगभग 4 साल तक, 2015 तक चला एक्चुअली, 2012 से। और मैं आपको बताऊं बहुत कंफर्टेबल हो गया था उस जॉब में। जब मैं अकाउंटेंट था मैं वहाँ भी बहुत कंफर्टेबल हुआ, मैंने बिल्कुल ध्यान देना छोड़ दिया। उस 6,000 रुपये की जॉब में मैं इतना कंफर्टेबल था कि मुझे कोई टेंशन ही नहीं रही, मेरे को पता ही नहीं चला कि मेरा 1 साल बीत चुका है। वो इम्पोर्टेंट 1 साल जब मैं कुछ सीख सकता था, मैं कुछ कर सकता था। उसके बाद ये 4 साल लगभग 2012 से लेकर 2015 तक ये भी कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। इस दौरान बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, वो आपसे धीरे धीरे शेयर करूँगा मैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि 2011 में सफ़र शुरू किया और 2015 लग गया मुझे समझते समझते कि विपिन निकलना है बेटा यहाँ से। ये करने के लिए तुम ज़िंदगी भर के लिए नहीं बने हो, ना ही ये तुम्हारी डेस्टिनेशन है, ना ही ये डेस्टिनी है। सफ़र तय करते हुए किसी रास्ते पर किसी से मिल जाओ वो बात अलग की है, मिल गए साथ चल लिए अच्छी बात है, लेकिन जो मंजिल तुम्हें पानी है उसके लिए लोगों का साथ छोड़ना पड़ेगा, उसके लिए तुमको रास्ते बदलने पड़ेंगे और उसके लिए हो सकता है तुम्हें अपने रास्ते खुद बनाने पड़े। बहुत लोग तुम्हारे अगेंस्ट भी आएंगे, बहुत लोग तुम्हारा विरोध करेंगे, बहुत लोग तुमको मना भी करेंगे कि उस रास्ते जाना नहीं, कुछ नहीं रखा। भाई मैं आपको बताऊं, ये मना जो आपको कर रहे हैं वो या तो उस रास्ते पे कभी गए नहीं, या तो वो गए हैं तो वो खुद फेल होकर के वापस आए हैं। और मैं आपको ये भी बताऊं कि अगर कोई उस रास्ते पर जाके फेल होके आया है और ये बोलता है आपसे कि देख मैं उस रास्ते पे चल चुका हूँ और मैं फेल हुआ था और उस रास्ते पर फेलियर के अलावा कुछ नहीं, तो वो कोरा झूठ है, सफ़ेद झूठ। क्यों? क्योंकि वो फेलियर उसके लिए था। कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम रास्ते पर चलने पर आपको भी फेलियर ही मिले, क्योंकि आज की डेट में आप नज़र उठा के देखो, सोच के देखो बस किसी भी रास्ते के बारे में, तो आपको मिलेगा कि हर फील्ड में, हर रास्ते में, हर डेस्टिनेशन पर सक्सेसफुल लोग भी हैं और अनसक्सेसफुल लोग भी हैं। तो ये कहना कि रास्ता ख़राब है, ये कहना कि वो फील्ड ख़राब है, बिल्कुल गलत है। सही बात ये होगी कि कोई पर्टिकुलर फील्ड, कोई पर्टिकुलर रास्ता किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए ख़राब है और किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए अच्छा। वो पता तभी चलेगा आपको कि आपके लिए कौन सा रास्ता सही और कौन सा गलत है, जब आप खुद चल के देखोगे। तो बस ये कुछ एक्सपीरियंसेस में से एक कहानी थी मेरी कि अकाउंटेंट, वो कीचड़, वो बरसात का पानी, वो ट्रांसपोर्टेशन, वो वेयर हाउस, वो इन्वेंट्री, दुनिया भर की चीज़ें, फिर मैनेजर वेयर हाउस के, बाबूजी की नौकरी, हर ड्राइवर हर ट्रांसपोर्टर बाबूजी बाबूजी कर रहा है, बिल्कुल ऐश कट रही है, कंफर्टेबल हैं। और उसके बाद फिर एक डिसीजन कि ना, कुछ नया करना है, कुछ बड़ा करना है, ये करने के लिए बने ही नहीं। और मैं आपको बताऊं, सारा कुछ जो सेट हो रखा था, जो कंफर्ट हो रखा था, सब कुछ छोड़ के मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली आया 2015 दिवाली के टाइम पर। वो डिसीजन आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। कुछ भगवान ने हिम्मत दे दी और चले आए। जितना मुश्किल डिसीजन था ना, उसका रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा है। आज मुझे 1% भी रिग्रेट नहीं है कि मैंने वो जॉब छोड़ करके दिल्ली आया, स्ट्रगल किया, या जो भी मेरे बीच में जर्नी रही, क्योंकि मैंने डिसीजन लिया। क्योंकि अपने आप को मैंने ये समझाया कि विपिन,
ये ज़िंदगी तुम्हारे लिए नहीं बनी है, तुम कुछ और करने के लिए बने हो। अब इस बात से जज मत करना कि एक कीचड़ भरे वेयर हाउस पे जॉब करने गया था, मतलब कुछ अरे ये तो ऐसे ही होंगे। भाई साहब, BHU में BSc में सिलेक्शन हुआ था, इंडिया रैंक पर मैंने एग्ज़ाम दिया था। AIEEE में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था, बट क्या करें, हालात कैसे थे कि साउथ के कुछ कॉलेज में एडमिशन हुआ था, तो फिर फीस नहीं भरने की औकात थी, नहीं कर पाए। 10th में टॉपर थे अपने कॉलेज के, टॉपर के सेकंड रैंकर थे, तो वो भी 2-4 नंबर से कुछ पीछे रह गए थे। और 12th में तो खैर कहानी अलग थी, बट अपने को इतना कॉन्फिडेंस था कि कुछ बहुत बड़ा करेंगे। आज भी याद है जब 11th में मार्क्स ख़राब आए थे और 12th में प्रमोट ही हुए थे। कैलकुलस की हमारे यहाँ यूपी बोर्ड में ना मैथ में 6 किताबें चलती थी टोटल 11th 12th मिला करके, तो उनमें से एक कैलकुलस सबसे मोटी किताब थी। 1 महीने के अंदर वो किताब ख़त्म करी थी जब जुनून सवार हो गया था। तो ये तो पता था, कॉन्फिडेंस था कि मैं कर सकता हूँ। जब मैं 11th में था 12th की बुक्स सॉल्व कर रहा था, जब मैं 12th पहुँचा तो मैंने IIT की बुक्स को प्रिपरेशन के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया। SC वर्मा और पता नहीं कौन कौन सी किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। इंग्लिश मीडियम की किताबें पढ़ता था जबकि मैं हिंदी मीडियम का बच्चा था। वो टैलेंट तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था कि मेरे अंदर टैलेंट है, लेकिन ज़िंदगी के कुछ साल थे 4-5 जब ये एहसास से दूर हो गए थे, क्योंकि कंफर्टेबल इतना हो गए थे। सुबह जाते थे 10 बजे, आराम से बैठते थे, कोई प्रेशर नहीं, टेंशन नहीं। 12-1-2 बजे के आसपास अपना 1-1:30 बजे लंच करने आए, घर पे आराम किया आधे घंटे आराम से करके, फिर 3 बजे तक ऑफिस गए, फिर 6-7 बजे तक काम किया। मंथली क्लोजिंग हुआ करती थी तो एक हफ्ते का प्रेशर रहता था जब 12-1 बजे तक काम करते थे, वो भी अलग ही नशा था काम करने का। तो कहानी बस ये इतनी सी है कि ज़िंदगी बदलनी है तो डिसीजंस तो लेने पड़ेंगे। और दूसरी बात, कंफर्टेबल होने से ज़िंदगी नहीं बदला करती, और ना ही इस बात से कि सिर्फ कोशिश कर रहे हैं ज़िंदगी बदलने के लिए। जो चाहिए वो कभी नहीं मिलता, जो चाहिए ही चाहिए बस वही मिलता है। मिलते हैं अगली कहानी में, अपनी ज़िंदगी का कुछ और एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, और धीरे धीरे आपके साथ कुछ प्रोफेशनल बातें भी होंगी ताकि आप कुछ सीखो, कुछ जानो, कुछ समझो, और कुछ रहे तो शेयर करना। चलो मिलते हैं, मज़े करो। Hey, hi everyone. Good morning to all of you and welcome to our podcast. It's a lovely day, it's a lovely morning, and I hope your day goes a very fantastic way all around. So, हमारे इस पॉडकास्ट पे हम बातें कर रहे हैं कुछ अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में, पिछले 10 साल की जर्नी। आई नो बोलने में थोड़ा सा फैसिनेटिंग लगता है, बट यस दिस इज ट्रू एंड ट्रस्ट मी आई एम नॉट दैट ओल्ड, ओके। इट्स जस्ट कि जैसे जैसे एक्सपीरियंस आता है वैसे वैसे आप ग्रो करते हो। एंड वंस अगेन आई वुड टेल यू, एक्सपीरियंस इज नॉट इक्विवेलेंट टू योर एज। इट डजेंट मैटर कि तुम्हारी एज कम है या ज़्यादा, इट डजेंट मैटर कि तुम अपने एक्सपीरियंसेस कम एज में सीख रहे हो ज़्यादा। हो सकता है कि आप 40-45 के हो गए हो, फिर भी आपको वो लाइफ एक्सपीरियंसेस नहीं मिले जो किसी 18-19-20 साल के लड़का ने एक्सपीरियंसेस फेस किए हों। एवरीवन हैज़ हिज ओन लाइफ, एवरीवन हैज़ हिज ओन चॉइसेस, सो इट डिपेंड्स कि कौन कैसी लाइफ जी रहा है। एंड डोंट एवर कंपेयर विद योर जर्नी टू एनीवन एल्स। हो सकता है कि तुमने जो सफ़र तय किया वो तुम्हारे लिए तो बहुत बहुत मुश्किल रहा हो, लेकिन किसी और के लिए वही सफ़र बहुत ज़्यादा आसान हो। इट्स ऑल अबाउट द लाइफ, इट्स ऑल अबाउट द जर्नी। बहुत सारी बातें हो गई, थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन हो गई। चलो बात करते हैं अपने पुराने एक्सपीरियंसेस के बारे में कंटिन्यूशन में। लास्ट टाइम जो हमने बात करी थी कि कैसे मैंने अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, कैसे अपने लाइफ में मैंने कुछ डिफ़िकल्ट डिसीजन लिए, कैसे मैं अवेयर रहा और अपनी लाइफ में जो मैं कंफर्ट जोन में चला गया था, उस कंफर्ट जोन से निकलने के लिए 4 साल लग गए मुझे। यस, 2015 में जब फाइनली मैंने डिसाइड किया कि हाँ अब मुझे इस जॉब से बाहर निकल करके दिल्ली चलना है, तो कुछ फैक्टर्स थे जो मुझे उस एक्सट्रीम लेवल की एनर्जी दे पाए। अगर मैं बात करूं कि
कुछ बड़ा करना है या कोई बड़ा डिसीजन लेना है, तो क्या हमें उस लेवल की एनर्जी, उस लेवल की इंस्पिरेशन, मोटिवेशन चाहिए? तो यस, डेफिनेटली चाहिए होती है। इसलिए नहीं कि हम कुछ बड़ा करने जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा जोश चाहिए, बहुत ज़्यादा क्विक डिसीजन चाहिए। नहीं, आप कभी भी ऐसा मत करना कि अगर कोई बड़ा डिसीजन लेना है तो आप ये सोचो कि हाँ बस क्विकली यूँ करके ले लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो भी डिसीजन लेना लाइफ में, अगर आपको लगता है वो आपकी लाइफ में एक बड़ा हिस्सा कवर करेंगे, तो सोच समझ के कैलकुलेटिवली लेना। क्योंकि क्या होता है कि जब हम सडनली डिसीजन लेते हैं तो वी डोंट नो व्हाट इज द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ दैट डिसीजन, राइट। जब भी हम वो डिसीजन लेते हैं तो वो हमारी लाइफ को ही इम्पैक्ट नहीं करता, हमारे अराउंड जो भी सर्कल में है उन सब के लाइफ को इम्पैक्ट करता है। जब मैंने दिल्ली जाने का डिसीजन लिया तो उस डिसीजन से सिर्फ मैं इम्पैक्ट नहीं कर रहा था, मेरी लाइफ में जितने भी लोग इन्वॉल्व थे, माय बेस्ट फ्रेंड जो मेरे अलावा किसी से मिलना ही नहीं चाहता था, वो अकेला पड़ गया था। मेरी मम्मा जिनका एक्सीडेंट हुआ था और जो बस अभी रिकवर करी थी, उनको अकेले रहना था अपने दम पर। मेरी सिस्टर जो अभी छोटी छोटी थी, उनको ये सब कुछ अकेले सर्वाइव करना था। ये बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजंस होते हैं आपकी लाइफ में। अब मेरे अंदर वो इंस्पिरेशन कहाँ से आई, कैसे आई, उसके बारे में कुछ बात करते हैं। तो ये बात है मेरी एक फ्रेंड की जो मुझे 2012 में मिले थे, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर किया कि जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा ये इस बात, जिन्होंने ये समझाया एज अ मैनेजर जब मैं जॉब कर रहा था, एज अ लीडरशिप के रोल पर जब मैं जॉब कर रहा था, तो एक चीज़ मुझे बहुत पहले से क्लियर हो गई थी कि व्हेन यू आर एट अ लीडरशिप रोल, वेदर इट इज़ अ पर्सनल लाइफ, इट इज़ इन योर प्रोफेशनल लाइफ, तो आपको बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ती हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ द वर्किंग बट इन टर्म्स ऑफ योर कैरेक्टर ऑल्सो। क्योंकि अगर आप लीडरशिप रोल में हो तो भले ही आपको ये लगता है कि आपको कोई नहीं देख रहा है या आपको कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, बट यू नेवर नो कि कौन कब आपसे इंस्पायर हो जाए या कौन कब आपकी बातों से हर्ट हो जाए और ज़िंदगी में कुछ ना करने का डिसीजन ले ले, या फिर कौन इतना इंस्पायर हो जाए कि अपनी ज़िंदगी ही बदल के रख ले। मेरी लाइफ में भी मेरे बॉस थे, मैं बहुत रिस्पेक्ट से उनका नाम लेता हूँ आज भी। और ये बात है 2012 की, जब मैंने वो चॉकलेट कंपनी ज्वाइन की थी, शी वाज इन रीजनल ऑफिस, और उनकी वर्किंग स्टाइल और उनके काम करने के तरीके से मैं इतना ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था कि मुझे लगता था कि ये दिस इज़ द पर्सन हुम आई वुड लाइक टू बिकम। आप सबके साथ जल करके भी रखते हो, आप अपनी टीम को बॉन्ड करके भी रखते हो, और आप सारा प्रेशर हैंडल भी करते हो, एंड यू नेवर लेट अदर नो कि यू आर इन अ प्रेशर। सो एज अ लीडरशिप रोल जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मुझे समझ में आया उनको ऑब्जर्व करते हुए, वो ये था कि आप कभी भी अपने अंदर के प्रेशर को सामने नहीं दिखा सकते। अगर आप लीडरशिप रोल पे हो और आप ये प्रैक्टिस करते हो कि आपके बॉस ने आपको झाड़ा और आप लग गए अपने जूनियर्स को झाड़ने, दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, दैट इज़ कम्प्लीटली अनएथिकल। हो सकता है आपका जूनियर आज आपसे जूनियर है और वो आपको कुछ ना कह पा रहा हो, बट यू नेवर नो कि वो कहाँ पे ग्रो कर जाए, और या फिर यू नेवर नो कि आपकी बातों की वजह से वो कितना हर्ट हो जाए। ट्राई टू ऑलवेज इंस्पायर समवन, try to always make someone believe in his dreams। अगर कोई चाहता है कि वो ग्रो करे तो आप उसको सपोर्ट करो। हो सकता है वो स्ट्रगल कर रहा हो, बट इफ यू नो he is willing to do it desperately, he is willing to grow, you just need to support it, and you don't need to do anything extra for him, and you don't need to do anything like that कि आप उसको ये फील कराओ कि देखो मैं आपकी हेल्प करने आया हूँ। नो, नेवर। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको उसको ऑब्जर्व करते रहना है, और जहाँ भी आपको लगे कि उसे सपोर्ट की ज़रूरत है, हल्का सा उसको धक्का दे देना है। धक्का कैसा? आगे की ओर बढ़ने का, है ना। क्योंकि लोग पीछे खींचने के लिए बहुत मिल जाते हैं। किसी भी इंसान को ग्रो करते हुए देखोगे अगर, तो उसके चाहने वालों से ज़्यादा उससे चिढ़ने वालों की लाइन लगी पड़ी है। स्पेशली हम जब प्रोफेशनल लाइफ में अपने करियर में ग्रो कर रहे हैं, तो हर टाइम किसी ना किसी ऐसे
सिचुएशन में होते हैं जब एक साथ कई लोगों की नज़रें हम पे होती हैं और वो ये चाहते हैं कि ये ग्रो करने के बजाय ये फेल हो जाए। लाइक देयर इज अ सिचुएशन कि लोग बस वेट कर रहे हैं कि बेटा तुम फेल हो और हम खड़े होंगे सबसे पहले ताली बजाने के लिए। This is the life and you don't need to complain about it. You can't do anything about it. You just need to ignore that and you just need to put complete focus on your future, on your career और हमेशा आपके पास कोई ना कोई सपोर्ट के लिए होता है। और मैं बहुत गर्व से ये बात कहना चाहूँगा कि अगर कभी आपको ये फील हो कि आपके सपोर्ट के लिए कभी कोई नहीं है तो दोस्त आईने के सामने खड़े होना और देखना उस शख्स को जो आपको देख रहा है उस आईने से। उससे बड़ा सपोर्टर दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। आपके हर एक गलती को उसने माफ किया है, आपके हर एक डिसीजन में उसने आपका साथ दिया है, चाहे वो सही हो या गलत हो। पूरी दुनिया छोड़ के जा सकती है, हर कोई आपको धोखा दे सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपके पास आपके माँ बाप हैं, आपके दोस्त हैं, आपके कलीग्स हैं, सब सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बट योर बिगेस्ट सपोर्टर एंड योर बिगेस्ट फैन इज द पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू इन मिरर। कभी इस तरह से अपने आप को देखने की कोशिश करना कि जब कोई भी नहीं था ना, आपके डार्केस्ट आवर्स में वो इंसान था आपके साथ जिसने आपका साथ नहीं छोड़ा। हर बार अपने आप को इस बात से इंस्पायर करना कि हो सकता है किसी और के लिए आप कुछ ना कर पाओ, लेकिन उस बंदे के लिए आपको कुछ ना कुछ बड़ा करना होगा एंड मेक हिम फील प्राउड कि यार इस बंदे ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, इसको देखना एक दिन मैं इतना प्राउड कराऊंगा कि दुनिया देखेगी। आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। कभी कभी आपके डार्केस्ट मोमेंट्स होते हैं जहाँ पे आप बस you are doing nothing, you are just lying on your bed, just doing nothing and बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, बहुत कुछ करना होता है, बहुत सारे प्लान्स होते हैं, but you can't do anything. And my friend, it's completely okay. ये बिल्कुल प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि आप सोच रहे हो कि अरे यार ये नहीं किया, वो नहीं किया, कैसे करूँ, ओ माय गॉड मेरी लाइफ तो गई, मैं क्या करूँगा। कुछ भी नहीं। जब आप डार्क मोमेंट्स में हो, जब आप सैड हो, relax, just relax and just chill. Just think like it's just a moment. जैसे ही वो सैडनेस वाला मोमेंट जाएगा, इमीडिएटली आपके अंदर वो ज़ील, आपके अंदर वो उत्साह वापस आता है और आप वापस से काम पे लग जाते हो। जस्ट ट्राई टू लिमिट दैट टाइम पीरियड, दैट्स इट। आप उस सैडनेस को, आप उस अकेलेपन को भगा नहीं सकते, खत्म नहीं कर सकते। आप सिर्फ इतना कर सकते हो कि जब वो फीलिंग्स और जब वो इमोशंस आते हैं तो उन इमोशंस को कितनी जल्दी खत्म कर लो वो आप डिसाइड कर सकते हो। दैट्स इट। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा, राइट। सो 2015 में जब मैं दिल्ली निकला था, उस टाइम पर मेरे साथ भी कुछ ऐसी सिचुएशन थी। आई हैड टू डिसाइड एंड आई रिमेम्बर कि मैंने अपनी डायरी पर ये बात लिखी थी। मम्मी को नानी के यहाँ जाना था एंड आई रोट इट डाउन कि मुझे दिल्ली जाना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे इस जॉब में नहीं रहना, मुझे ये कैरियर को इस तरीके से यहीं पर बर्बाद नहीं करना। और ट्रस्ट मी गाइस, वो पता नहीं कहाँ से आपके अंदर ताकत आ जाती है कि आप इतने बड़े डिसीजन ले लेते हो, सोच लेते हो। क्योंकि जब आपको एकदम क्लियर होता है ना, क्रिस्टल क्लियर होता है कि हाँ ये ही मेरा फ्यूचर है, इसी डायरेक्शन में जाना है, यू डोंट हैव एनी प्लान बी, तो फिर आपका प्लान ए सक्सेस होता ही होता है। दिल्ली आ गए, थोड़ा स्ट्रगल रहा, नोएडा से मुंडका जाना। आई थिंक जिन्होंने नाम सुना होगा, ये दिल्ली वाइट्स को पता होगा। ब्लू लाइन से येलो लाइन, ब्लू लाइन नोएडा से शुरू करो, कीर्ति नगर तक जाओ, कीर्ति नगर से ग्रीन लाइन पकड़ो, ग्रीन लाइन से नीचे उतरो, फिर स्टेशन से उतर करके ऑटो पकड़ो, ऑटो पकड़ के सीधे जाओ हिरनकुदना मोड़ से फिर आप पैदल कर चलते हो लगभग 700 मीटर, तब जाके मेरा वेयर हाउस आता था। कंपनी ने बोला कि आपको हम ऑफिशियल जॉब दे रहे हैं और उन्होंने वेयर हाउस भेज दिया। लाइक बोलते हैं ना, पेड़ से गिरे खजूर पे अटके, वैसी सिचुएशन थी।
6 महीने आई थिंक मैंने काम किया होगा, 6-7 महीने। दीदी ने बहुत बहुत सपोर्ट किया। आई एम सो मच थैंकफुल टू हर, जिनकी वजह से आई थिंक मैं यहाँ तक पहुँच पाया, जिनकी वजह से वो डिसीजन ले पाया, दीदी की वजह से, कि मैं लखनऊ में नहीं दिल्ली में अपना कैरियर बनाऊँ। मैंने वो डिसीजन लिया। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स हुई तो वहाँ नोएडा में कंटिन्यू नहीं कर पाया, 2-3 महीने रहा, फिर मुंडका अकेले रहने चला गया। आप जस्ट इमेजिन